This conference will now be recorded. राइट बेटा, तो थोड़ा सा रिव्यू। लास्ट क्लास में आपने देखा तो होगा, मेरा ख्याल आपके स्कूल एग्जाम की वजह से थोड़ा गैप पड़ा। वी डिस्कस्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एक्सिस पे एनर्जी, इस एक्सिस पे टाइम कोऑर्डिनेट। अब देखिए ना, रिएक्टेंट पहले बनते हैं, प्रोडक्ट बाद में बनते हैं, तो हम उनको ऐसा लिख सकते हैं। तो इनको लिखने के लिए इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, राइट। रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट प्लस क्यू, अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में इन दोनों को बराबर करें, द इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी अगर हम मिलाएं, तो इस वक्त हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए की फॉर्म में या बी की फॉर्म में, where Q is a heat evolved। आपको याद है डेल्टा H is a heat evolved at constant pressure को हमने इंथैल्पी बोला हुआ है, और सिंबॉलिकली कन्वेंशनली एक्सो में बाहर निकलती है, तो आपने इसको ऐसे किया था बेटे। डिट्टो सिमिलरली अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस तरफ से जाएंगे, इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी, और आप इसको इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक वर्ड ऑफ एडवाइस, अभी ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है। क्लास 12th में जाके आप कुछ और कर रहे होंगे, आर्हीनियस इक्वेशन कर रहे होंगे, उस समय दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, और जब भी रिएक्शन आए एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, आपने एक बार उसको पढ़ना होगा। Then we discuss thermochemical equations। कोई खास नहीं है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट along with the heat change and the physical state लिख लेते हैं। सो सिर्फ इतना ही फर्क होता है। यहाँ पे हमने कुछ कन्वेंशंस देखते हैं कि हमें हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट की बात करनी है। अगर कुछ नहीं कहा गया है, रदर होगा ही होगा। टेम्परेचर 298 एंड प्रेशर सदा 1 एटमॉस्फेयर ही लिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई खास चीज आ जाए। आयुपैक कहता है जिस प्रकार का रिएक्शन होगा, हम उस प्रकार के इनिशियल डाल देंगे। आर फॉर रिएक्शन जनरल हो जाएगा। अब रिएक्शन काफी प्रकार के होंगे, आज वहीं पे जाना है। वेपराइजेशन, फॉर्मेशन, कंबस्शन। हम डेल्टा के पैरों में कोई अक्षर डाल देते हैं जिससे वो हीट रिकॉग्नाइज हो जाती है। जैसे कंबस्शन होगा, फॉर्मेशन होगा, अभी हमारा वही एजेंडा है बेटे। सो दैट वाज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्लास। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी आती कहां से है या जाती कहां से है ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस? द रीजन इज इट इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में जो डिफरेंस होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, लॉक किया जाए, फंडामेंटल है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि आपको अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नीडेड। तो इन दोनों के बेसिकली डिफरेंस से हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन पैदा होती है। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो, ज्यादा मजबूत बिल्डिंग तोड़नी है, बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो हमें नेट एनर्जी देनी पड़ेगी, द एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज बराबर हो, ए थर्मिक रिएक्शन हो। आपको इसके एग्जांपल बहुत रेयरली मिलेंगे, लाइक स्टेरिफिकेशन। अदरवाइज एनर्जी रिक्वायर्ड अगर लेस है और रिलीज ज्यादा है, तो सिस्टम ने एनर्जी लूज की है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव वाले रिएक्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज बेटे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। So that is just a warm up. Now let's move ahead to the topic where we were supposed to be, the enthalpies of reactions। देखो बेटे, जनरली हम डेल्टा के पैरों में R
H नॉट आएगा ही आएगा। इस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख देते हैं, तो ये होगा ही होगा, आपके साथ जाएगा। R फॉर रिएक्शन जनरल है, ये अब काफी तरीके से बढ़ जाएगा। unless and until you know the reaction, आप R लिख सकते हैं। चलते हैं। Since we have different types of reaction, we use different words to distinguish different types of heat. Normally, chemistry में हम पहले 3 अक्षर उसके बैकग्राउंड में डाल देते हैं, पहले 3 अक्षर। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरों में कंबस्शन लिखा है तो दैट मीन्स दिस इज जलने वाली प्रक्रिया है। एक चीज और, ये वाला पुराना सिस्टम है, तुम लोगों के लिए बेटर होगा कि आप डेल्टा के पैरों में डाले बेटे, राइट। आप लोग ये जो येलो कलर में लिख रहा हूं, आप इधर डालें फ्यूजन। फ्यूजन मतलब पिघलना। डेल्टा सब्लिमेशन नॉट। एसिड और बेस जब मिक्स होंगे तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। डेल्टा के पैरों में नॉर्मली पहले 3 अक्षर हम डाल देते हैं, उससे हमें हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में पहचान होना शुरू हो जाता है। The standard state of a substance. It is the most commonly occurring state of the given substance. Water ले लो, carbon ले लो, diamond ले लो, bromine ले लो, iron ले लो। At 1 atmospheric pressure, हमेशा 298 हम अक्सर साथ में नहीं लिखते हैं। It is assumed कि टेम्परेचर बड़ी लंबी चौड़ी रेंज के अंदर स्टेट को सेम रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ग्रेफाइट अगर आप ढूंढने जाए तो आपको ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलेगा, आपको ये डायमंड की फॉर्म में नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। और वो गैस फॉर्म में नहीं मिलेगा, और लिक्विड की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। H2 गैस आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, वो आपको 290 केल्विन पे भी मिलेगा, 350 केल्विन पे भी मिलेगा, 400 केल्विन पे भी मिलेगा। इस करके हम ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट 99% of the time temperature is also fixed as 298. वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? लिक्विड। कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिड। ब्रोमीन की पीरियोडिक टेबल में स्टेट क्या है? लिक्विड। वो स्टैंडर्ड स्टेट ही दी जाती है। मर्करी इज द लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस। अपनी दिनचर्या से मीथेन इज द गैस, बेंजीन इज द लिक्विड। इनको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते हो और अपनी नॉलेज के साथ आप ये फिजिकल स्टेट्स के बारे में बेटे जानते हैं और जानते रहने वाले हो। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? The physical states of the substance, standard state of the substance. Let's move ahead. Remember, उसी को continuate, कार्बन की डायमंड is not a standard state. ये चश्मे का मतलब इंपॉर्टेंट है। ओजोन गैस is not the standard state of oxygen, क्योंकि आपको ओजोन कैसे मिलने वाली है? O3. ब्रोमीन, राइट, गैस is not the standard state. ब्रोमीन लिक्विड मिलेगी। Iron gas is not the standard state. Please make sure that you know the fundamentals, only then we can move ahead. So let us start with the different heats of reaction. The first heat I'm introducing is heat of formation, और formation के लिए बेटे IUPAC F word use करता है। So it is the enthalpy change, the heat change, the energy change accompanying the formation of 1 mole of a compound from its elements. All words important. All the substance being in their standard state is called standard molar enthalpy of formation. Please not to be forgotten. आप क्लास के बाद इस डेफिनेशन को कॉपी भी करने वाले हैं।
the enthalpy change accompanying 1 mole of a compound. फिक्स किया जाए 1 mole, जिसके भी ऊपर फोकस है 1 mole. There is no question asked. कुछ और हो सकता है? No, never. When it is formed from its elements, hydrogen gas, oxygen gas, ओजोन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन लिक्विड नहीं हो सकता है, और आपको हाइड्रोजन को और वाटर को कुछ इस प्रकार से लेना है कि यहाँ पे 1 मोल मिलेगा. इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी. इथेनॉल लिख के देखते हैं. एक सेकंड बेटे, लिख के देखते हैं. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स. यप. सुनो, इथेनॉल बनाना है तो हमें जरूरत है इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखने के लिए. लेफ्ट टू राइट चलो. कितने कार्बन? 2. आपको कार्बन कैसे मिलेगा? सॉलिड. 5 और 1 6. तो आपको हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? गैस. इसके आगे 3 लगा दो. ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा बच्चों? गैस. O2 गैस. 1 है तो गुड़िया यहाँ पे क्या लिखेगा? हाफ. इसके साथ जितनी भी हीट एसोसिएटेड होगी that will be known as heat of formation. दोबारा देखो. CH3 COH liquid, 1 और 1 2. 2 कार्बन सॉलिड और 4. तो यहाँ पे 2H2 गैस प्लस 2 ऑक्सीजन O2 गैस. आई होप आप समझ पा रहे हो. देखो, डाइऑक्साइड गैस, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस. जितनी भी हीट होगी वो सारी क्या होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी. अब ऑब्जर्व करना. इसको 1 बोल दिया. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने लगा हूं. मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस gives you carbon dioxide gas. This is not heat of formation because this is not element. समझा? यहाँ पे क्या लिखा? From its elements. ये ध्यान करने का. एलिमेंट से बनेगा तभी, सिर्फ तभी. तीसरी इक्वेशन देखो. It is 2 carbon solid plus 2 O2 gas gives you 2 CO2 gas. This is not heat of formation because it is not 1 mole of the substance. It is important that when 1 mole of a compound, ये जरूरी है, उसी के लिए मैंने आपको वो स्ट्रेस करा. नोट एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड स्टेट, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ये चीज आपको ध्यान देनी है. तो इस वक्त मुस्कान, आप उसको बेटिया जनरली बोल सकते हैं क्या चीज? हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं. हीट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा बोल ही सकता है. जैसे डॉक्टर तो डॉक्टर कहेगा, आम आदमी कहेगा बीमार है, डॉक्टर बोलेगा इसको फला बीमारी है. So that is, you have to be specific also. Please, these things are important. You have to be sure कि आपको ये आता है. आपको क्लास के बाद इसको रीड करना है, वो मैं आपको अभी. टोटल एनर्जी सेम रहेगी? हमेशा बेटे वो डबल हो जाएगी. इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगी हीट ऑफ रिएक्शन से. ये दोनों सेम नहीं होगी क्योंकि इसमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर आपकी फिजिकल स्टेट या आपकी सब्सटेंस बदल गया है वो डिफरेंट होगी. दोनों अलग अलग होंगी. तो हमने उनको जनरलाइजेशन किया है. 1 लीटर पेट्रोल जलाएगा या 2 लीटर पेट्रोल जलाएगा या पेट्रोल की जगह पे डीजल जलाएगा या डीजल की जगह पे हाइड्रोजन जलाएगा, हीट सेम नहीं होगी. वो हर सिचुएशन की अलग कहानी है सरदार साहब.
तो बाय कन्वेंशन करवा चुका हूं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, it is very important. By convention, the standard enthalpy of formation of an element in standard state lock किया जाए is arbitrarily assumed to be zero. अगर आप किसी एलिमेंट की करेंगे heat of formation, that is going to be zero. That is what I want to say. O2 gas element है, N2 gas element है, element है, इन सब की heat of formation will be zero. But remember, O3 gas is not the element in the standard state. N2 liquid, Br2 gas, carbon diamond are not element in standard state. Left side पे ध्यान करो. By convention, the standard enthalpy of formation of an element in its standard state is assumed to be zero. ये भी ध्यान करना सरदार साहब. Standard state of carbon is carbon graphite. S2 is rhombic. सल्फर की भी काफी फॉर्म्स है ना एलोट्रोपिक. तुमने rhombic फॉर्म को स्टैंडर्ड स्टेट फिक्स किया है. हमें पता है, तुम्हें भी पता लग जाएगा, इनकी एनर्जी सबसे कम है. ओके बेटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? एक बार रिपीट करता हूं. अगर आपने वाटर लिक्विड बनाया तो दिस इज फ्रॉम हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, O2 gas. हाफ गैस. ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी एंड इट विल नॉट बी जीरो. It will be something you do not know, I do not know, neither you should remember. But हमने फिक्स किया, आपने फिक्स किया, और there is no question going to be asked. अगर O2 गैस अपने एटम से बने, राइट, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? जीरो होगी. आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. नो नेसेसिटी, नो मीनिंग एट ऑल. अगर आप H2 गैस लेंगे, अगर आप ब्रोमीन लिक्विड लेंगे, हमने फिक्स किया, कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड फिक्स किया, दिस विल बी जीरो. कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं. अगर आपने O3 गैस लिया तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन विल नॉट बी जीरो बिकॉज इट इज नॉट व्हाट स्टैंडर्ड स्टेट. रूल्स हैं, बना दिए. ब्रोमीन गैस है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ना मुझे पता है ना आपको पता है, हम बताएंगे, क्योंकि ब्रोमीन की जो फिजिकल स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी द लिक्विड. यू अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं. अगर आपके दिमाग खुला है तो आपको अपने आप यूज करने से समझ आएगा. याद करने से ना कभी किसी को फायदा हुआ ना आपको होना है. So these have to be used as far as possible. Nothing is to be memorized given on this table. The fools will be memorizing. The intelligent one just know how to use it. कल को आप मेडिकल कॉलेज आते हैं, हम आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, राइट? कि आप उसको सारी दवाइयों को रटोगे? वो मूर्ख आदमी होगा जो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखेगा और पढ़ेगा और यूज करेगा, उसको फायदा होगा. फॉर एग्जाम्पल बेटे ये देखो, पिछले पेज पे बोला, यू अंडरस्टैंड? और देखो ब्रोमीन गैस है सरदार साहब, मुझे नहीं पता कितनी है, ना तुम्हें पता है, प्लस 30.9. याद नहीं करनी, तुमने सिर्फ किसको ध्यान करना है बच्चों? द स्टैंडर्ड स्टेट को. कार्बन ग्रेफाइट के लिए जीरो है, किसी और के लिए जीरो नहीं है. वो H2 गैस के लिए जीरो है, H2 लिक्विड के लिए नहीं है. क्लोरीन गैस के लिए जीरो है, ये फिक्स्ड है, मेरे लिए भी आपके लिए भी. हीलियम गैस के लिए फिक्स्ड है. सरदार साहब आप पूछ रहे थे, मैं पेन चेंज कर रहा हूं तो आपके लिए ये देख बेटे, जो वाटर लिक्विड है याद नहीं करनी, -285 है,
देख दोस्त, जो वाटर गैस है -242, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, याद नहीं करनी, किसी की नेगेटिव है किसी की पॉजिटिव है, वो ऊपर से लिखवा के लाया है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये आप नोट कर रहे हो, एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट में बेटे द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज व्हाट, 0 है। बाकी किसके अंदर कितनी एनर्जी है ना वो मुझे पता है ना आपको पता है, बट हाँ हमें जरूरत पड़ने पे वो मिल सकती है, ये हम आपको कहना चाह रहे हैं। सो जैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है, हम काउंट करते हैं H+S की हमने पढ़ी थी, तो उसकी फॉर्मेशन क्यों 0 लेंगे फिर हम? एक तो तेरे पास बोर्ड डिस्टर्बेंस है, तुम अनम्यूट नहीं कर सकते हो, दूसरी ये कन्वेंशन है वो अपने आप तेरे को पता लग जाएगा, ये ले ली, राइट। हमने ले लिया कि इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे न्यूक्लियस से दूर पे जहां पे ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, 0। याद कर, हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 0 एट सर्टेन सब्सटेंस। 1 किलोग्राम तुमने बना लिया, सारी दुनिया ने माना। 1 मीटर तुमने बना लिया, मैंने भी माना, सारी दुनिया ने माना। तो ये स्टैंडर्ड है बेटे, राइट। ये एक मेजरमेंट के लिए, रेफरेंस के लिए 0 है। आपको कैसे पता कि एक आदमी की स्टैंडर्ड हाइट हिंदुस्तान में इतनी, हमने मान ली कुछ डाटा से, तो ये लिया बेटे, ये हम कह रहे हैं। नाउ दिस इज सेइंग इंपॉर्टेंट, देखो अपने आप जैसे आगे चलेगा समझ आएगा कहानी क्या है। Knowing the heat of formation for various reactant and product, the heat of reaction, आप बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस में से निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा इजी भी है। बेसिकली थोड़े समय में तुम कहोगे ये तो यूनिटरी मैथमेटिक्स पे नहीं काम कर रहे हैं। यस, यूनिटरी मैथमेटिक्स पे काम हो रहा है। द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी एस्टिमेटेड एज, मानो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, छोटा a b c d उसके नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। तो हमें इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन टेबल से पता होगी, राइट। आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएगी, हमेशा। तो हम हीट ऑफ रिएक्शन जितनी हमें मिल सकती है या हमें देनी पड़ेगी is going to be taken as summation of heat of formation of product minus summation of heat of formation of reactant। प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी थी माइनस रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी स्टैंडर्ड स्टेट में उनके बनने के दौरान, वो हमें मिलेगी या हमें देनी पड़ेगी। रिमेंबर, heat of formation for element in their standard state is always going to be 0. Nobody will memorize anything. मैंने रोका है, अपने आप करवा लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तृप्ति तुम देखना बेटिया, इस इक्वेशन पे फोकस कर जा रहे हैं, ठीक, इस इक्वेशन पे फोकस कर जा। द हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान इज हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर गुड़िया किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, राइट, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों रिएक्टेंट है ना, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ये वैल्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, प्लस माइनस करो, आपके पास क्या जाएगा, इतनी हीट हमें मिल सकती है। लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन इस फॉर्म में आएंगे ऐसे जो आपके सामने बोर्ड पे दिखा है। कहता है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज 92.2, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। बेटे इस रिएक्शन में 2 मोल्स अमोनियम के लिए आपको 92.2 किलो जूल, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो हमेशा कितने मोल के लिए होगी, 1 मोल के लिए होगी। तो आपका -46.1 किलो जूल, देखो डिमेंशंस अपने आप आ जाएंगे ना बेटे, पर मोल
शहर, ऐसे आंसर निकल आएगा कोई। तुमने खुद भी करना है, बट आपको ये अभी हम ट्रेनिंग पे डाल रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन करें। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप इसको अभी लॉक करके जाने वाले हैं, इसको हम आगे नहीं लेके जा रहे। तुम यहाँ पे फोकस करो, ठीक है, इस रिएक्शन के ऊपर। गिवन that the enthalpy of formation for ammonia and water इतनी दी गई है। बेटे स्टेप से सीखते हैं, जल्दी जब तुम ऑब्जेक्टिव में करोगे तो आप स्टेप्स नहीं लिखोगे, बट अदरवाइज आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज, ध्यान देना, नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, अभी लंबा रास्ता ले रहा, 2 मोल्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, अभी लंबा रास्ता ले रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो 6 हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेटे वाटिक वाटर, H2O. प्रोडक्ट खत्म हो गया, माइनस इट इज 4 हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनिया, Ammonia. प्लस 3 हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2 गैस। तुम्हें याद है ये भी बताया, O2 गैस एंड N2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट है, तो इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0। 0. मैंने टीचर था तो मैंने लंबा रास्ता लिया है, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। मुझे बताना जरूरी था, आपको ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ स्कूल टीचर के लिए बोर्ड्स में लिखना जरूरी है। अब ये वैल्यू देखो, वाटर की वैल्यू इज -286, सो इट इज गोइंग टू बी 6 into -286, राइट। ये ब्रैकेट बंद हो गई, सॉरी ये माइनस आना था। अब अमोनिया की वैल्यू बेटे उसने दी है -46, -46. now into -46 dimensions kilojoule will be your answer. Do you understand कैसे कर रहे हैं? सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स पे होगा, बस आपको कुछ सिर्फ आंसर याद रखना है, आप प्लस माइनस मत करिएगा। तो मेरे पास आंसर है, दैट विल बी द आंसर, इसका आ जाने वाला है। Do you understand what it is happening, how it is happening? बोर्ड्स के लिए लिख के आना है, स्कूल के लिए कोई जरूरत नहीं है, और सॉरी कंपटीशंस के लिए नहीं। चलो गौतम, निखिल ये क्वेश्चन समझते हैं बेटे, तो थोड़ी देर लंबा रास्ता करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। हीट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू हाउ बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड plus 2 moles stoichiometry, it is heat of formation for water H2O. liquid minus heat of formation for methane। Methane. अभी के लिए लिखना है 10 क्वेश्चंस में लिखो, उसके बाद छोड़ देना, प्लस 2 into heat of formation for O2, Oxygen. और है वो 0 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बस यहाँ पे चेक रखना, -393.5, वाटर के लिए 285, 1 मोल के लिए 2 into -285.8, मीथेन के लिए -74.8। जरा प्लस माइनस करके आंसर दो। वाटर के लिए 0 क्यों नहीं है? किसकी पुत्र? वाटर के लिए 0 क्यों नहीं होएगा? क्योंकि वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। सिर्फ किसके लिए 0 होती है? एलिमेंट के लिए, और वो भी किसमें गुड़िया? स्टैंडर्ड। ओके सर, थैंक यू सर। समझ गया? यस सर।
So plus 890. So minus 890.3. माइनस 890। ठीक, अभी सिर्फ बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा नहीं, आपने भी लिखना। अब देखो बिल्कुल सही आंसर है गुड़िया। ये देख सनी, ये जो इक्वेशन है गुड़िया, ये कंबस्टन ऑफ मीथेन भी तो है। सर मीथेन को जला रहा है उधर, तो हाँ जी सर। आगे इसको हीट ऑफ रिएक्शन की जगह पे हीट ऑफ कंबस्टन फॉर मीथेन भी बोल देंगे। ओके सर। यस अभी सर। नहीं लिखो ना, अभी ना आपने लिखना है। मतलब आपका नाम एक्स है, हो सकता है आपके पापा आपको प्यार से वाई नाम से बुलाते हो, आपके घर का नाम जेड हो, आपके स्कूल का नाम एक्स हो, नाम तो फर्क हो सकते हैं बट कहानी वही रहती है गुड़िया। You will do that. That will go as a homework. And सुनो, there is no shortcut. अगर आप सोचेंगे कि आप ये क्वेश्चन बाईपास करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर सीखना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में वो आपको पक्की पकाई इक्वेशन दे रहा था, ये वाली। अब इन क्वेश्चंस में वो आपको पका पकाया खाना नहीं दे रहा है, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या पूछता है। आंसर 99 नहीं 101% यहाँ पे आंसर होता है। आप लोग नॉर्मली गड़बड़ क्या करते हैं, मान लो इसकी ऑप्शंस आ गई हैं, तो आप लोग ऊपर से जहां पे आंसर रखा है आप उसकी जगह पे नीचे ऑप्शंस पे जोर लगाना शुरू कर देते हैं। डोंट एवर डू दैट। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं है, बस उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। देखते हैं। द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, नहीं पता तो बेंजीन की फिजिकल स्टेट C6H6 लिक्विड है। हमें कैसे पता लगेगा फिजिकल स्टेट है? ऐसा कोई पेन ड्राइव नहीं है जो मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितना पढ़ोगे, जितना फेलियर्स देखोगे, उतने सुखी रहोगे। आफ्टर combustion, gas and water liquid are produced and this much heat is liberated. मतलब वो उम्मीद करता है कि तुम्हें इक्वेशन आनी चाहिए। 1 मोल ऑफ बेंजीन, सहर बिटिया मेरे को फॉलो करना है। हर चीज के आगे इमेजिनेशन में थोड़ी सी जगह छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे तेरे कोफिशिएंट आएंगे। उसका क्या मतलब है बेटे कि अगर तुमने, अब कंबस्चन है तो किससे चलेगी? ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे इमेजिनेशन में थोड़ी जगह छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तेरे आंसर में गड़बड़ होगी, क्योंकि अपने आप समझ आ जाएगा ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। अब कंबस्चन में अगर किसी में कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो गुड़िया सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिर्फ वाटर लिक्विड बनेगा। जितना मैंने आपको अभी सिखाया उतना बगैर लिखे आपको मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे खाली जगह थोड़ी सी छोड़नी है। यहाँ पे बैलेंसिंग के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे गुड़िया। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब ध्यान दे, बेंजीन कितने मोल दी बेटिया? 1 मोल। तो इसको हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं लिखा तो इसका कितना मोल है? 1। ठीक, कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो यहाँ पे गुड़िया तुमने 6 कार्बन डाल। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन, 2 पहले, तो यहाँ पे बहना क्या लिखना है? 3। लास्ट में 6 और 2 12 और 3 15, यहाँ पे 2 है बहन, तेरे पास कितना आ जाएगा? 7. ये येलो पोर्शन पे जगह छोड़ना उतना इंपॉर्टेंट था जितना इक्वेशन आना, राइट? और इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि उसने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स कर दी है। और वाटर कंबस्चन के दौरान लिक्विड पैदा होता है, तुम्हें आना चाहिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हमारी बॉडी के अंदर प्रभु, नेचर जो भी कह लें आप,
कंबस्शन करवा रहे हैं ग्लूकोज की, वहां पे C6H6 की जगह पे ग्लूकोज लिखा है और कोई अंतर नहीं है, बैलेंसिंग फर्क है। हमें यूरिन पास करना पड़ता है, द वाटर प्रोड्यूस्ड इज एक्सक्रीटेड आउट। सो कंबस्शन के दौरान वाटर प्रोड्यूस्ड इन द लिक्विड फॉर्म। आप कह सकते हैं इतनी गर्मी में कहां से, वो टेम्परेचर की कहानी है, बट प्लीज इसको चेंज नहीं होगा, पहले भी बता चुका हूं। अब गुड़िया इसके लिए द हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज इस वक्त हीट ऑफ कंबस्शन के बराबर है 3267 और लिबरेटेड है। उत्तर तुम्हें याद रखना है 3267 क्या है, किलो जूल is equal to 6 into standard heat of formation for बेटे CO2 dioxide, plus 3 into standard heat of formation for गुड़िया water, minus it is standard heat of formation C6H6। मैंने वो लिखा ही नहीं क्योंकि वो गैस था। तो पहला क्वेश्चन में उसने कहा कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेंजीन। अरे देख सब कुछ तो दे रखा, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, माइनस 393.5, प्लस गुड़िया वाटर की कितनी है, minus 285.83, माइनस यस बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप आंसर निकाल सकते हैं, बाद में करिएगा। yes sir, तो हम आपको अंडरस्टैंडिंग देके आपको कुछ भी चीज ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले। सरदार जी समझ तो रहे होंगे। These questions will go as a homework for you people. Must do it. Answers provided हैं, but मैं फेथ रखता हूँ एज अ ट्रेनर कि तुम लोग ईमानदारी से काम करोगे तो तुम लोग क्रचेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे बेटे। That is the homework must be done without any, कोई चोरी नहीं करनी है, खुद निकालना है। और आपको पता है ये आंसर 90% सही होंगे, गलत हुए हैं तो आपने वेरीफाई करना है। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम टीचिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट, नॉट रोट लर्निंग वाले बच्चों को मैं नहीं पढ़ा रहा। अब आगे पूरी कहते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ देयर एलिमेंट। अरे बहुत सारे रिएक्शन है जो कि इन द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनाए जा सकते। फॉर एग्जांपल समझो, आपको इथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है बेटा पार्टी। ये तो होता ही नहीं कि आप एक पतीले के अंदर, एक बर्तन के अंदर हाइड्रोजन डालो, राइट, ऑक्सीजन डालो और हीट ऑफ, ये आपकी रिएक्शन हो रहा है। जब ये रिएक्शन ही नहीं होता तो आप इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? समझ गया ना? बिकॉज दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन। कल को हम आपको बोलते हैं बेंजीन बनाना है, तुमको ठीक है जी, C 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन लिक्विड, बट ये रिएक्शन तो होता ही नहीं है। अगर ये रिएक्शन नहीं होता है तो तुम इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालोगे? ये भी मुट्ठी बंद है। हम थोड़े समय में हीट ऑफ फॉर्मेशन हेस लॉ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी गाजे बाजे के साथ आएगा, चिंता मत करिए, ये भी पेंडिंग है, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस हम इनको इंट्रोड्यूस करें। कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, लेट मी हैव इट एट एप्रोप्रिएट प्लेस। वन मोर डिस्कशन। जैन, दुनिया में जितनी एनर्जी कम होती है गुड़िया, वो बॉन्ड, वो चीज उतना ही स्टेबल होता है। तो अगर किसी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटे नेगेटिव है तो वो अपने रिएक्टेंट के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे रिएक्टेंट रखे, यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हैं।
अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है तो प्रोडक्ट इज स्टेबल, More stable. मोर स्टेबल। ये विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है, एंड दैट इज रिएक्टेंट। और अगर कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है बेटे तो वो अनस्टेबल है, राइट? Unstable. ये अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। Reactant. 69 याद रखना गुड़िया, ठीक? कॉन्सेप्ट हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में से ढूंढो सबसे ज्यादा नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी है। 2 मिनट लगाओ, टेस्ट नहीं हो रहा, आप कुछ सीख रहे हैं, हमेशा मैं आपके सामने नहीं रहूंगा। Sir, aluminium oxide. वेरी गुड। तो इन सब में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है। इन सब में ये इतना स्टेबल है बच्चों कि जब ये बनता है तो इतनी हीट निकालता है कि अगर आसपास मेटल हो मेल्ट कर जाते हैं। ठीक, अब देखो जैसे ब्रोमीन गैस बहुत अनस्टेबल है, मैंने कंपैरिजन नहीं किया, ठीक? C2H4 बनाने के लिए मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, जबकि C2H6 बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनती है बहुत एनर्जी निकालती है। वो बेटे यही तो तुम्हारी गाड़ी, यही तो तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है उसके पीछे कारण है। हमने कोयले को जलाया होगा तो वो 393 यूनिट एनर्जी देती है। अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने, 10 मोल बने तो उसी प्रोपोर्शन में एनर्जी आ जाती है। समझ पा रहे हो? ये जो NO है इसका बनना बहुत मुश्किल है। भगवान ने एक ताला अपने पास रखा हुआ है। नाइट्रोजन तो उसने हमें 78% दी, बट उसने प्रोटीन बनाने का रास्ता नहीं दिया। नाइट्रोजन इज वेरी वेरी अनरिएक्टिव, इतनी अनरिएक्टिव है कि अभी तक हमें नाइट्रोजन को फिक्स करने का एक ही रास्ता मिला है, दैट इज हाबर प्रोसेस। करवाऊंगा अभी, बस आने वाला है समय। नाइट्रोजन फिक्स ही नहीं होता है, समझ पा रहे हो? तो जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होगी वो कंपाउंड उतनी आसानी से बनेगा। समझ पा रहे हो? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी आएगी। दुनिया का चक्र तो चलना ही चलना है। दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू कन्वे। मैंने आपसे अभी क्या डिस्कस किया है, जब ये नोट्स बना लोगे, लिख लोगे, साइंस इज फिलॉसफी। आम आदमी चल आगे चल, मुझे टीवी देखना है, बाहर मेरा कोई दोस्त या सहेली इंतजार कर रही है, घर में उस कमरे में मम्मी किससे बात कर रही है, इसमें होगा। खास आदमी क्या होगा, लिख लिया भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, अब चल, अब 2 मिनट बैठने का, अपने आप से बात करने का डिस्कशन। ऐसे बैठ गए, अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन में रिव्यू करो। जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में 1 मोल में बनता है अपने एलिमेंट से, उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अरे 1 मोल से हमें क्या करवाया गया था, अगर 2 मोल बने तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। अरे एलिमेंट से हमें क्या करवाया गया था, अगर एलिमेंट नहीं हुए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। अच्छा अगर एलिमेंट आ गया उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी। ओके, अगर हीट ऑफ रिएक्शन दी गई तो क्या हम किसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन बता सकते हैं? हाँ, अगर बाकियों की बताओ। ये मंथन बेटे अपने आप से करना जरूरी है। दिस विल मेक यू अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट स्टूडेंट। अदरवाइज आपके साथ होगा क्या, आप पढ़े तो 2 साल हैं, बट जिस दिन एग्जाम आएगा, जिस दिन पेपर आएगा, उस दिन आप नजर नहीं आएंगे। राइट ऑफ, चल बेटा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके लिए, मेरे लिए, ये आपके शरीर को चला रही है, आपकी थॉट प्रोसेस को चला रही है, आपके घर में जो बिजली आ रही है उसको चला रही है, आपके रेफ्रिजरेटर को चला रही है, आपकी जो गाड़ी चल रही है उसको चला रही है। वही चीजें होंगी,
1 मोल होगा, स्टैंडर्ड स्टेट होगी। हीट ऑफ रिएक्शन, जब कोई चीज जलेगा तो अब हम उसको स्पेसिफिकली क्या बोल देंगे बेटे, हीट ऑफ कंबस्शन। तो पूरी समझ पा रहा है? हीट ऑफ रिएक्शन जनरल है। अरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, राइट, वो बंदा बीमार है, बट द डॉक्टर नोस कि बीमारी कौन सी है। उसको गला खराब है कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या उसके ग्लिसराइड्स ज्यादा है, ऐसा हम बोल रहे हैं। चलते हैं आगे। हीट ऑफ कंबस्शन, सी फॉर कंबस्शन, ये मैंने नहीं बनाई, ये आईयूपैक ने बनाई। और दुनिया की कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है अगर हीट ऑफ कंबस्शन ऐसा लिखे, बट हम आपके स्कूल टीचर की गारंटी नहीं लेते हैं। ये आईयूपैक की कन्वेंशन है, ये सबके ऊपर चलती है, बट स्कूल टीचर को दिखाने के लिए बेटे लंबे लिख देना, वो वैरायटी अलग है। ओके, इट इज अ हीट रिलीज्ड when 1 mole of a given compound is completely burnt in excess of air or oxygen. For example, बच्चों ये देखो, हमेशा 1 मोल लेना है, बिकॉज कंबस्शन किस चीज की बात हो रही है, उसको 1 मोल रखना है और बाकी किसी की चिंता नहीं है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड के रूप में आता है। जब 16 ग्राम मीथेन, 1 मोल मीथेन फिक्स है, जलेगी तो हमें हीट ऑफ रिएक्शन, इस वक्त हीट ऑफ कंबस्शन बेटे कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द हीट ऑफ कंबस्शन बोला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? हीट ऑफ कंबस्शन, नॉट टू बी फॉरगॉटन। अब देखो इस केस में कार्बन सॉलिड, O2 गैस, CO2 गैस, दिस इज हीट ऑफ कंबस्शन बोली जाती है इक्वेशन 1 को। बट इक्वेशन 2 को है तो देखो सेम चीजें ही है। कार्बन सॉलिड, ये 1 मिनट में भी ठीक कर रहा हूं, 1 सेकेंड बेटे अभी ठीक कर रहा हूं। ये दिस इज, ये हो गया ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इट इज नॉट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। व्हाई? बिकॉज this is not complete oxidation. कार्बन +4 में जाता है मैक्सिमम, तुमने किस पे रोक दिया, +2 पे। सो दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नीचे वाली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, therefore this is not heat of combustion. आप इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो। Did you notice the difference? ये समझने वाली चीज है, दोनों के अंदर क्या अंतर है, that has to be taken care. The difference between the two. Notice the difference. Understood? दोबारा देखिए, अब आप केमिस्ट्री समझते हैं, आप 1 मोल समझते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकता है वो साइंस के बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई सीए है, उनकी कोई बिजनेस है, उनका कोई भी काम है, तो हर कोई इंसान 1 मोल नहीं समझता है। तो हम मोल की जगह पे मास वेट लेके आए, तो उससे बना बेटे द कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू C, it is the amount of heat released when 1 gram of fuel is completely burnt in excess of air. फर्क क्या आ गया है, 1 ग्राम। Why 1 ग्राम? Because 1 ग्राम हर लेमैन समझता है, और पेट्रोल या फ्यूल कोई केमिस्ट ही नहीं जला रहा है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इसमें जब 16 ग्राम मीथेन जली थी तो इतनी एनर्जी निकली थी। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज हीट ऑफ कंबस्शन, जो कि 1 मोल के लिए होती है, डिवाइडेड बाय मोलर मास
माइनस 55.65 किलोजूल पर ग्राम आ गई। आप समझ पा रहे हो? इसमें क्या था? पर मोल। इसमें क्या है? पर ग्राम। That is the only difference here. Nothing else. Do you understand? The calorific value और heat of combustion में क्या अंतर होगा? It should be completely combusted. मैंने ढूंढा, मैंने पाया, तुमने पास किया, तुम्हें आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कैसा पता लगेगा? As molecular weight increases, heat of combustion increases. अगर आप मीथेन से C2H6, right, C4H10, पेट्रोल इज तकरीबन 6 कार्बन, डीजल इज तकरीबन 18 कार्बन के आसपास है। अगर आप इधर जा रहे हो तो हीट ऑफ कंबस्शन क्या कर रही है? बढ़ रही है। चेक कर सकते हो, मोलर मास बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट, as molecular weight increases, calorific value decreases. अरे इधर आते हुए, एक सेकंड बेटे, इधर आते हुए, यस बच्चों, the calorific value increases. हम सारे एनर्जी क्राइसिस में से निकल रहे हैं। This is the best fuel, and diesel is in comparison worst fuel. This is diesel. आप जानते हो डीजल। दूसरी तरफ से देखो, अगर 1 मोल मीथेन जलेगा तो एनवायरनमेंट को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर 1 मोल डीजल जलेगा तो एनवायरनमेंट को 18 मोल यानी कि 18 into 44 ग्राम ये देगा। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे तुमने एनवायरनमेंट को 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी। सो दोनों तरफ से पॉल्यूशन को देख लो या कैलोरिफिक वैल्यू से देख लो, दैट इज द बेस्ट फ्यूल। नाउ यू शुड आस्क, if this is the best fuel, then why we are not using it? अगेन बेटे, जो साइंटिस्ट है वो बहुत अकेला पड़ जाता है। The reason being, ट्रूथफुली बता रहा हूँ, तुम में से साइंस तो बहुत लोग पढ़ रहे हो, बट तुम्हारे मन में, मुझे नहीं लगता किसमें है या नहीं, कितनों में ये भावना है कि तुमने इंसान के लिए, तुमने कुदरत के लिए कुछ करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू जो भी पढ़ रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं बेटे। जबकि इफ यू वांट, आप साइंस के लिए, इंसानियत के लिए कुछ कर सकते हो। हमें हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल तो पता है, बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी हाउ टू compress it, make it liquid. आप मीथेन, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को या तो आप इसको लिक्विड बना सकते हैं आसानी से, बट आप हाइड्रोजन को लिक्विड आसानी से नहीं बना सकते हैं। गैसियस स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का तकरीबन -340 के आसपास है, -340। That means it has to be cooled at that temperature, only then it can become liquid. बना तो हम लेते हैं, बट उसको जब हम आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डालेंगे तो वो पेट्रोल टैंक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे मटेरियल्स डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सो वी वांट, आप में से कोई लोग बायोलॉजिस्ट हमें बताएं कि पानी को तोड़ के हाइड्रोजन पैदा की जा सकती है, और फिजिसिस्ट हमें बताएं कि उसको लिक्विड कैसे बनाया जा सकता है बच्चों। दैट इज अ ट्रबल वी पीपल आर फेसिंग। वंस यू सॉल्व इट, हमारी प्रॉब्लम चल पड़ी। हम ब्रह्मांड में कहीं भी लेके जा सकते हैं आप लोगों को, शायद किसी को पता हो। ये देखो, मीथेन, सॉरी, हाइड्रोजन 286 कैलोरिफिक वैल्यू
माइनस 286, राइट। ये किलोजूल पर मोल है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे कितने के साथ? हाँ जी, 2 के साथ, तो क्या बन जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू? मीथेन के लिए माइनस 890.3 को अगर आप 16 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बन जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? दिस इज ऑक्टेन। तो इसको आपको डिवाइड करना होगा 116 से। 12 into 8 96, 114 से minus 5460 and 114. That will will show what the calorific value. Do you understand what is happening, how it is happening? Shall I move ahead मेरे बच्चों? चलें, देख लो एक बार। पता है तुम लोग अभी सुन रहे हो? पूरी सुन रहा है, शहर सुन रहा है? अभी आप रट्टे मार लो, अभी आप अंडरस्टैंडिंग ना करो, बट बड़ी जल्दी आपको पता लगेगा। अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप हायर जगह पे जाके फंस जाएंगे। तो समझो चीजों को बेटे, कर लोगे? चलो आगे। Yes, sir. तो गुड़िया, ये आपकी नॉलेज के लिए है। किलोजूल पर ग्राम। चारकोल, कोयला, वुड, ये जो गांव में हम गोहा सुना होगा, डंग केक, गोहा सुना है ना, वो पाथियां बनाते हैं, पंजाबी में बोलते हैं उसको। कैरोसिन, फ्यूल ऑयल। याद तो नहीं करनी? ना ना, बिल्कुल नहीं करनी गुड़िया, बिल्कुल नहीं करनी। ये देख हाइड्रोजन की कितनी ज्यादा है। और मीथेन जिसको हम सीएनजी बोलते हैं या एलएनजी, आजकल गाड़ियों में आ गया है, 55 है। ब्यूटेन की भी अप्रोक्सीमेटली 55 है। ये जो घी हम खाते हैं, घी पर ग्राम इतनी एनर्जी पैदा कर सकता है। बटर आप खाते हो वो आपको इतनी एनर्जी देता है, जबकि आप अगर मिल्क या कर्ड खाते हो तो आपको वो सिर्फ इतनी एनर्जी देता है। तो तुम लोगों ने सुना है कि जो बंदा हिलता नहीं है उसको घी और बटर खाने से वो एनर्जी उसकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। आई होप यू कैन सी टू दैट। ये वही है जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। राइट बेटे? चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। So he's asking the enthalpy of combustion of methane and ये आप कर लोगे? होमवर्क दे दूं? कैलोरीफिक वैल्यू इज बाय मोलर मास। दोनों को कंपेयर कर लेना, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हुई तो दैट हैज ग्रेटर एफिशिएंसी फ्यूल पर ग्राम। बच्चों कोई दिक्कत? आगे चलो। हाँ बेटे, Yes, sir. ग्रेट। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। अरे मुस्कान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया पुत्र, चल करते हैं, ठीक है? Yes, sir. इन गोबर गैस, जीजी बोल दूंगा, प्लांट। द गोबर गैस इज गुड़िया मिक्सचर ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। उसमें H2S भी है, उसमें मीथेन भी है, बट हम उसमें से मीथेन जलाते हैं। is obtained by bacterial fermentation of animal refuse. It is found to contain mainly methane and heat of equation video. Its heat of combustion is given by this. अब देख combustion है, तुमने सोचना है -809 है, ठीक? Yes, sir. How much gobar gas would have to be produced per day for a small village community of 100 families? If we assume that हर family को इतनी energy per day चाहिए to meet all its need, the methane content in gobar gas is 80% by weight. देखते हैं वीडियो। देखो इस इक्वेशन में से
इस इक्वेशन में से देखो, अगर आपको 16 ग्राम मीथेन है तो आपको 809 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। Yes, sir. 16 ग्राम ऑफ मीथेन। Methane. पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है गुड़िया? Yes, sir. एक फैमिली को, वन फैमिली को 20,000 किलो जूल चाहिए। Yes, sir. हमारी कम्युनिटी में कितनी फैमिली है? 100 families. सो 20 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 2 किलो जूल एनर्जी चाहिए। Yes, sir. गुड, ठीक, इतनी एनर्जी चाहिए। अब हमें 16 ग्राम मीथेन 809 किलो जूल एनर्जी देता है। उल्टा लिखता हूँ बेटिया, एक सेकंड, कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन के मुताबिक उल्टा लिखा। अगर 809 किलो जूल एनर्जी चाहिए, 16 ग्राम ऑफ मीथेन चाहिए। Yes, sir. तो अगर 20 into 10 is to power 5 किलो जूल, 16 16/809 8 into into 20 power 10. तुक्का मार देते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 40 पे गया, है ना? तो 16/40 into 10 is to power 5, ये तकरीबन 0.4 पे गया। So this is going to be 0.4, एक मिनट बेटे, 40 into 10 is to power 3 चलेगा। That is 40 किलोग्राम ऑफ मीथेन आ गया। yes, sir. अब उसने कहा कि हमें कितनी गोबर गैस चाहिए। अगर मीथेन और गोबर गैस को देखें, गोबर गैस में 80% वेट है, तो अगर मीथेन 8 चाहिए तो गोबर गैस कितनी लेनी चाहिए? 100 kg. तो अगर ये 40 किलोग्राम है तो यूनिटरी मैथमेटिक पे आंसर कितना आ गया? 50. दैट इज आंसर बेटे। केमिस्ट्री कहाँ लगी इसमें? इसमें तो नॉर्मल आपकी, ठीक है ना जी, नॉर्मल शीट लगी, समझ गया? दैट इज हाउ डू वी मूव। दोबारा करना, ये क्वेश्चन एक मैं करता हूं, फिर आपको दिया जाएगा। A cylinder of a gas supplied by company is assumed to contain 14 kilogram of butane. If a normal family need itni energy of per day, how long will the cylinder last? ठीक, देखें, इसको डुप्लीकेसी मार रहा हूं बेटा, तो ऐसे करते हैं, ए पार्ट कर रहा हूं, ब्यूटेन C4H10 gas, oxygen gas gives you carbon CO2 plus water. liquid, 4 5 8 5 13 5.5 बैलेंस हो गई। इस केस में हीट ऑफ कंबस्शन इज यस 2658 किलो जूल। डाटा देगा वो, हीट ऑफ कंबस्शन उसने दे रखी है, मैंने नहीं निकाली कहीं से, मुझे नहीं आती है, उसने दी है, आपको भी वो हमेशा देगा। यहाँ तक क्लियर है बेटे? अब तो उसको अगर 58 ग्राम, अगर उसको 2658 किलो जूल, ठीक, 2658, एक मिनट बेटे, इसका वेट कितना आ गया?
58 ग्राम मोलर Yes, मास। sir. 50 Yes, sir. 58 ग्राम इतनी एनर्जी देगा। 2658 kilojoule. उल्टा लिखता हूँ, कोई गलती नहीं थी कि एनर्जी के लिए 58 ग्राम 58. उसको पर डे इतनी एनर्जी चाहिए। तो आपके सिलेंडर में गैस कितनी है? 14 किलोग्राम। वो एक मिनट बेटे, मैंने फिर उल्टा कर दिया, सॉरी। 58 ग्राम 2658 किलो जूल एनर्जी देगी। तो 14 किलोग्राम कितनी एनर्जी देगी बेटे? जरा कैलकुलेट करके बताओ। बी एक्यूरेट। Waiting for your answer, son. So 6.41 into 10 power 5. एक आंसर और आना है। एक आंसर और आने दे बस। Yes, sir. मेरा भी यही आ रहा है. 10⁵ किलो जूल, ठीक है। Yes, sir. अब अगर आपको 20 into 10⁻³ किलो जूल एनर्जी हो तो वो कितना चलेगा? 1 day. तो इसको 641 into 10⁻³ किलो जूल, तो 1/20 into 641, देखना आंसर कितना आ गया। देखने से ही लग रहा है 640 को Yes, sir. आंसर आ गया। अब देखो इसमें केमिस्ट्री लग रही है कि इसमें यूनिटरी मैथमेटिक्स लग रहा है, समझ सकते हो। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। If air supplied to the burner is insufficient, a portion of a gas escapes without combustion, heat waste or heat. Assuming 25% of the gas is wasted due to this inefficiency, how long will the cylinder last? तो अगर 100% पे हमारा सिलेंडर 32 दिन चलता है, 25% वेस्ट हुआ तो 75% पे यूनिटरी पे इंटू 75 3/4 कितना आ जाएगा? 24 डेज। सेकंड आंसर आ गया, खत्म। You must do it as a homework once again. करना है तो करना है बच्चों, हो जाएगा। चलें। Yes, sir. तो ये मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिया है, तो इसको उड़ा रहा हूँ बिकॉज दिस इज प्रेजेंट देयर आल्सो। ये आप करेंगे होमवर्क। सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, उसमें आप इक्वेशन नहीं है, ये मोलर मास से डिवाइड कर देना, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। दिस विल गो एज अ होमवर्क, ये भी होमवर्क में आएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा बार पूछा गया है, हम करते हैं। An intimate mixture of Fe2O3 and aluminium is used in a solid rocket fuel. Rocket is used as a rocket fuel. Calculate the fuel value. टेंशन मत करना, एक एक करके पकड़ते हैं बेटे।
कैलकुलेट द फ्यूल वैल्यू पर ग्राम। यहाँ पे पर ग्राम करते हैं और अगले पेज पे हम एक सेकेंड, अगले पेज पे, एक मिनट मुझे दीजिएगा आपकी आंखों को दिखाने के लिए, फ्यूल वैल्यू पर सीसी करेंगे। एक पेज पे एक काम करते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स डू इट। सुनो, फंडामेंटल में जाओ। इंटीमेट मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के प्रति बहुत प्यार रखता है, जहां पे उसको ऑक्सीजन मिली नहीं, इसने उससे दोस्ती की नहीं, और इस दोस्ती में इतना मजबूत बॉन्ड बनाते हैं कि ये जो एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। तुमने उस टेबल में से भी बताया था कि एल्यूमिना इज वेरी मच स्टेबल। अब इस केस में पहले स्टेप में मैं हीट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं बेटे। हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? एनर्जी ऑफ Al2O3 माइनस एनर्जी ऑफ Fe2O3, याद आ गया ना? हीट ऑफ रिएक्शन इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट। एल्यूमिनियम और आयरन तो एलिमेंट्स हैं, उनको तो माफ कर दिया जाए। एल्यूमिना की एनर्जी कितनी है? 393 किलो कैलोरी 99 माइनस minus 199. 200 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी हमें इसमें मिलने वाली है। अब फ्यूल वैल्यू पर ग्राम निकालो। दोस्तों, आयरन का वेट होता है 56 इंटू 2, 16 इंटू 3, टोटल करना 112, 160। प्लीज चेक कर लो। एल्यूमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम, 54 ग्राम। तो 214 ग्राम कितनी एनर्जी दे रहा है? 200 किलो कैलोरी। तो बेटे 1 ग्राम कितनी एनर्जी देगा? दैट इज तकरीबन, मैंने ऊपर से आंसर लिया है, समझे? Do you Yes, understand? sir. That's the case. That is the case. दोबारा देखो। अब पर सीसी में चलता हूं, पर सीसी में चलता हूं। तो एक काम करता हूं, इसी की डुप्लीकेसी मारता हूं, थोड़ा टाइम बचेगा। तो आप देखिए बेटे, एक सेकेंड रुको। See what I'm doing. यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। देखो भाई, इसका मास कितना था? 160 ग्राम। वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। 160 बाय डेंसिटी कितनी है? 5.2। नहीं समझा? कितना आ गया? चेक करके बताना। 56, तकरीबन 30.6 के आसपास होगा सीसी। इसका कितना था? 54 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटे? 54 बाय डेंसिटी सीधा सा 2.4, 20 सीसी। टोटल कितना हो गया बेटे वॉल्यूम? तकरीबन 50.6 cc. अब वही मेथड, 50.6 सीसी कितनी एनर्जी दे रहा है? 200 kilo. कितना देगा? 4। सेकेंड आंसर आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कर दिया? दोनों आंसर निकाल दिए।
That's the case. This question was asked at your JEE और वहां पे बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आया. Make sure you know that. हो जाएगा बच्चों, बड़े. Repeat it, you will be benefited, sir. Repeat it, फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ. चलिए, तो हम लोग अभी आपको क्या करवाए हैं? हम लोग आपको अभी करवाए हैं एक सेकेंड में, हीट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती है? बहुत प्रकार की हो सकती है. हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलेटेड काफी चीजें हमने करवाई. हमने इसके नीचे आपको कैलोरीफिक वैल्यू भी बताई. लेट्स मूव अहेड. आपके टर्म 1 में ये चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? थर्मोडायनेमिक्स नहीं है सर. अच्छा. स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन. बेटे मैं आपको अब ये दो चीजें करवाने वाला हूं. एक सेकंड देखिए क्या कर रहा हूं. एक एक को उठा लिया है. स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब कोई चीज कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जुड़े और उसकी फिजिकल स्टेट सेम रहे, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, हाइड्रेशन बोलते हैं. राइट. हाइड्रेशन इज, जैसे इमेजिन करो आपने बिस्किट बरसात के मौसम में बाहर रखा, उसने पानी अब्सॉर्ब कर लिया बेटा. दैट इज नोन एज द हाइड्रेशन. अब दूसरी चीज देखते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉलिड था, ये एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्वेंट से जुड़ जाए और इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज हीट ऑफ सॉल्यूशन. दोनों में अंतर देखो. ऊपर वाले केस में डेफिनाइट अमाउंट आके जुड़ा और फिजिकल स्टेट सेम रही. आप ऊपर वाले को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं, जबकि आप नीचे वाले को आप हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे. प्रोसेस, बिस्किट सलाब गया और बिस्किट आपने पानी में डाला और चम्मच हिला दिया, दोनों में अंतर महसूस कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? डू यू अंडरस्टैंड? ऊपर वाले में ये सॉलिड था, दिस इज, और नीचे वाले में ये सॉलिड था और ये क्या बन गया? फिजिकल स्टेट चेंज हो गई. दोबारा देखो, आप लोगों ने तो हेस लॉ किया है. Whether the process occurs in one step or in multiple of steps, the heat change remains the same. अरे तुम तीसरी मंजिल पे एक बार में चले जाओ या तुम तीसरी मंजिल पे 2 बार में जाओ, हीट चेंज में थोड़ा कोई अंतर होगा. तो वो तो फाइनल माइनस इनिशियली होगी बच्चों, उसमें तो कोई भी अंतर नहीं होने वाला है. तो एक सेकेंड बेटा, इस प्रोसेस को देखने की कोशिश करो. सॉरी, जस्ट वेट. देखो, कॉपर सल्फेट सॉलिड है, तुमने इसको 5 वाटर मॉलिक्यूल सुंघाए तो ये .5H2 आ गया. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन. अब तुम कॉपर सल्फेट सॉलिड लीजिए, अब उसको एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डाल दो, तो क्या बन गया बेटे? कॉपर सल्फेट एक्वस नहीं बन गया? समझा? इसको क्या बोलेंगे हम? हीट ऑफ सॉल्यूशन. आप चाहते तो एक स्टेज में आप उसको कुछ वाटर मॉलिक्यूल सुंघाइए
बाकी के आप उसको दूसरी स्टेज में संभाल लीजिए। ध्यान से देखो बेटे, ये चीज और उस चीज में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। ये आप एक स्टेप में कर रहे हो और वो आप 2 स्टेप में कर रहे हो। समझा? पहले आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल, फिर आप बाकी सब कुछ ऐड करते हुए यहां ले आए। समझा बेटे? तो हीट ऑफ सॉल्यूशन ये वाला, isn't this equal to, yes, ये वाला टोटल स्टेप। नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. एक ही चीज तो है। इसको हेस लॉ भी बोल सकते हैं। फर्क समझ आ रहा है? दोबारा समझो। पॉइंट टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन, हीट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। हाइड्रेशन पानी को बोलते हैं, सॉल्वेशन जनरल बोल जाते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट। और अगर आप इसको भी अगर आप डालें पानी में तो भी आप उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट है। बट द पॉइंट इज द टर्म 2 and 3 will not be same, क्योंकि जैसे बलविंदर ने बोला था उसमें बिल्कुल सॉलिड था, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल आ चुके थे, तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी बेटे? डिफरेंट थी। दोबारा देखो, राइट? इसको देखो, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, आप सॉल्वेंट सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रेशन, इसको कॉपी कर लेना। द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of anhydrous salt combines with required number of moles of water to form hydrated salt. Understood? 1 mole definite 5 water molecule minus 82, 78. Heat of dissolution या solution is when 1 mole of it dissolved in specific amount of solvent at constant temperature. It may be noted that as more and more water is added, the heat changes. Finally, a stage comes when this does not change. देखो, ये मैंने करवाया था, enthalpy of solution at infinite dilution, मतलब जितनी चेंज करनी थी कर गई। यहाँ पे गैस है, aqueous excess, so this is going to be the heat of solution. आप इनफाइनाइट डिल्यूशन लगाइए या सिंपली सॉल्यूशन कह दीजिए, एक ही चीज है। द एंथैल्पी चेंज accompanying the solution of dissolution of 1 mole of a solute in large excess so that further addition does not produce any enthalpy change. दोनों को इस प्रकार से रिलेट किया जा सकता है, इधर से आओ या डायरेक्टली इधर से आओ, ये वाली चीज और ये वाली चीज, राइट, दोनों मिला के क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? whether the process happens in one step or happens in multiple of steps, the heat change has to be the same. क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं। The enthalpy of solution of anhydrous copper sulfate. एक सेकंड, मैं जानबूझ के इस पेज को साथ में लेके आ रहा था, इस पेज को, राइट? The enthalpies of solution of anhydrous copper sulfate. चलो दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉपर सल्फेट सॉलिड, अगर कॉपर सल्फेट एक्वस पे जाएगा -66.5 एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट 5H2 और इधर जाएगा 11.7 किलो जूल। ही इज आस्किंग, मुझे बताओ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसकी कितनी होगी?
तो डू यू अंडरस्टैंड बेटे, जैसे पिछले पेज पे कर रहे थे 66.5 हाइड्रेशन प्लस 11.7 11.7. heat of hydration is minus, या चेक कर लेना 78.2. Do you understand? Yes, sir. ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे as a homework. Answers provided, but you should do it. That is the need of the hour. Understanding बढ़ेगी. तो ये चीज मैं आपको कहाँ पे करवाया हूं? चलो बॉन्डिंग में करवाया. एक काम दे रहा हूं, तो ये आप रीड करेंगे. लेटाइज एंथैल्पी कहां पे कराई थी? केमिकल बॉन्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी और ionic bond. It is the energy needed to break 1 mole of ionic compound into its ions. और vice versa बेटे, सोडियम आयन गैस अगर क्लोराइड आयन गैस के साथ मिलके NaCl सॉलिड बनाए तो भी उसको हम लेटाइज एंथैल्पी बोलते हैं. You will read it. अब एक चीज देखो बेटे, एक चीज देखो आप करेंगे. मान ले बेटे हम NaCl सॉलिड लेते हैं. आप जरा माइक्रोस्कोप लगा के देखिए. पहले ये टूटेगा, है ना जी? इस एनर्जी को क्या बोलेंगे आप? लेटाइज एनर्जी. अब अगर आप इसमें पानी डाल दें तो ये सोडियम आयन एक्वस और क्लोराइड आयन क्या बन जाएगा? एक्वस. ये कौन सी एनर्जी है? दिस इज Hydration. हाइड्रेशन नहीं, सॉल्यूशन. इनफाइनाइट. और अगर आप सीधा यहां से चल जाए, आप इसको बोल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिसोल्यूशन. अरे सोडियम क्लोराइड को उठा के सॉलिड को पानी में डाला तो उसमें 2 स्टेप भी तो होंगे ना. पहले वो टूटेगा और फिर वो हाइड्रेट होगा ना. तो बेटा पार्टी, तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? Heat of lattice plus heat of solution. आपको कुछ काम देके जा रहा हूं, ठीक है जी? पढ़िएगा. You will read it as a homework. तो ना यहां से आगे नहीं जाएंगे बेटे, इसको अगली क्लास में लेके आऊंगा. यहाँ पे हम ब्रेक मारेंगे, राइट? यहाँ पे रुकेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें हीट ऑफ फेज चेंज की तरफ लेके जाऊंगा. वो भी कुछ वैसे ही निकलेगा, सब्लिमेशंस. हम आपको हेस लॉ की तरफ लेके शुरू हो जाएंगे, बॉन्ड एंथैल्पी की तरफ ले जाएंगे, डिफरेंट बॉन्ड्स में कितनी एनर्जी पड़ी है उसकी तरफ ले जाएंगे बेटे, राइट? और हम आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है बट आपके कंपटीशन के सिलेबस में होगा, लेके जाओ. Then I'll be hitting the resonance energy. So we will stop here and we'll continue from this in the next class. Right? Jai Hind.